नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो दिसंबर जनवरी की ठंड में शायद हम सब महसूस करते हैं। वो अचानक से बढ़ जाने वाली भूख हाँ बिल्कुल। हमारे आहारों के बारे में बताता है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन 10 चीज़ों की एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आयुर्वेद सर्दियों को एक समस्या की तरह नहीं बल्कि पूरे साल की सेहत बनाने का एक सुनहरा मौका क्यों मानता है। मुझे हमेशा ये लगता था कि सर्दियों में पाचन शक्ति शायद कमजोर हो जाती होगी, लेकिन भूख बेहिसाब लगती है। ये एक पहेली जैसी है। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। तो चलिए इस पारंपरिक ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हेमंत और शिशिर ऋतु मतलब सर्दियां, इसमें शरीर की जो जठराग्नि है यानी हमारी पाचन की अग्नि, वो अपने चरम पर होती है। अच्छा, चरम पर। हाँ, इसका कारण बहुत सीधा सा है। बाहर ठंड होती है तो शरीर के जो रोम छिद्र हैं वो सिकुड़ जाते हैं। इससे शरीर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती। ओके। और ये अंदरूनी गर्मी हमारी पाचन शक्ति को एक भट्ठी की तरह तेज कर देती है। वाह। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि ये साल का वो समय है जब आप भारी से भारी भोजन भी पचाकर उसे शरीर की ताकत में बदल सकते हैं। तो ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट हुई बिल्कुल जो हम सर्दियों में करते हैं जी। और जिसका रिटर्न हमें पूरे साल मिलता है। बिल्कुल। तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे एसेट्स क्या हैं? चलिए उन 10 सुपरफूड्स की बात करते हैं। हाँ, और शायद इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझना ज्यादा आसान होगा। सही है। तो पहला ग्रुप क्या हो सकता है? पहला ग्रुप है शक्ति के लिए भारी आहार। ये वो चीजें हैं जिन्हें पचाने के लिए मजबूत जठराग्नि चाहिए और बदले में ये बेमिसाल ताकत देती हैं। इसमें सबसे पहले आता है उड़द। उड़द। स्रोत में इसका संस्कृत नाम माश बताया गया है और इसे परम शक्तिदायक कहा गया है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि हम तो यही सुनते आए हैं कि उड़द की दाल भारी होती है। हाँ, गैस बनाती है। हाँ, पचाना मुश्किल है। और यही तो सर्दियों के मौसम का जादू है। आपकी बात सही है, साल के दूसरे समय में उड़द हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन सर्दियों की प्रचंड जठराग्नि के लिए ये एक बेहतरीन ईंधन है। स्रोत के अनुसार जब ये भारी भोजन पच जाता है तो ये शरीर के लिए अमृत जैसा हो जाता है। अमृत जैसा। हाँ, ये युवाओं में बल और बुजुर्गों में जो शक्ति कम हो जाती है उसे वापस लाता है। खासकर वायु से जुड़े रोगों के लिए, जैसे जोड़ों का दर्द, अकड़न, अच्छा। उनके लिए इसे रामबाण माना गया है। तो इसे खाने का कोई खास तरीका, जैसे दाल के रूप में? दाल तो है ही, पर एक और पारंपरिक तरीका है उड़द पाक। उड़द पाक? जी, ये एक पारंपरिक मिठाई है जिसे उड़द, घी, दूध और मेवों से बनाया जाता है। सर्दियों का एक क्लासिक टॉनिक कह सकते हैं इसे। ठीक है। तो उड़द जैसी भारी चीज के अलावा इस शक्ति वाले ग्रुप में और क्या आता है? ड्राई फ्रूट्स तो जरूर होंगे। हाँ बिल्कुल, हमारा दूसरा सुपर फूड है ड्राई फ्रूट्स। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी देता है। क्या? ड्राई फ्रूट्स गुरु होते हैं, मतलब पचाने में बहुत भारी। इन्हें चने ममरे की तरह मुट्ठी भर भर कर नहीं खाया जा सकता। अच्छा, तो वो नियम क्या है? ये जानना तो बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग तो बस पैकेट खोलते और खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, जैसे बादाम को हमेशा रात भर भिगोकर सुबह छिलका उतार कर खाना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे उसकी तासीर की गर्मी कम हो जाती है और वो पचने में आसान हो जाता है। ओके। इसी तरह काजू, वो गर्म और भारी होता है, उसे कभी भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। ये तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, लेकिन ये संयोजन पाचन पर बहुत बोझ डालता है। अखरोट आप सीधे खा सकते हैं, पर मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। दिन में 2 या 3 से ज्यादा नहीं। तो हर ड्राई फ्रूट का अपना एक नियम है। बिल्कुल, सही तरीका, सही मात्रा और सही संयोजन। तो हमने ताकत के लिए भारी चीजों की बात की, जी लेकिन सर्दियों में एक और समस्या होती है, रूखापन। हाँ, त्वचा रूखी, बाल रूखे। अंदर से भी एक तरह की ड्राइनेस महसूस होती है। उससे निपटने के लिए क्या है? इसके लिए हम अपने दूसरे ग्रुप पर आते हैं, शरीर की आंतरिक स्निग्धता, मतलब इंटरनल लुब्रिकेशन। यहाँ सबसे पहले आता है तिल। तिल। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। स्रोत बताता है कि तेल शब्द की उत्पत्ति ही तिल से हुई है। वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आयुर्वेद में तेल का मूल स्रोत तिल ही है। तो तिल ये स्निग्धता या चिकनाई देता कैसे है? तिल का गुण ही स्निग्ध है। सर्दियों की हवा हमारे शरीर से नमी छीन लेती है, जिसे रुक्षता कहते हैं। तिल का सेवन शरीर में जरूरी चिकनाई लाता है, एक तरह से शरीर की अंदर से ऑयलिंग करता है। अंदर से ऑयलिंग, ये अच्छा तरीका है समझाने का। जी, इसे आप चिक्की के रूप में खा सकते हैं
तिल पाक बना सकते हैं या बस अपने भोजन में तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस स्निग्धता वाले ग्रुप में घी और दूध का जिक्र तो जरूर होगा। बिल्कुल, घी और दूध इस ग्रुप के सितारे हैं, खासकर गाय का घी और दूध। स्रोत में इन्हें उत्तम रसायन कहा गया है। इसका क्या मतलब है? रसायन मतलब जो शरीर का कायाकल्प करे, जो उम्र के असर को कम करे, और उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ। सर्दियों की प्रबल जठराग्नि इन्हें पूरी तरह पचाकर इनके सारे गुणों को सोखने में सक्षम होती है। तो ये सिर्फ B12 या कैल्शियम की कमी पूरी नहीं करते? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। स्रोत के अनुसार ये बच्चों की मानसिक शक्ति, स्मृति, बुद्धि और सृजन शक्ति मतलब क्रिएटिविटी उसको भी बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। पूछिए। आजकल बहुत से लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस या डेयरी से जुड़ी दूसरी समस्याओं की बात करते हैं। क्या आयुर्वेद इस बारे में कुछ कहता है? ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। देखिए, आयुर्वेद हमेशा व्यक्ति की प्रकृति और वर्तमान स्थिति को देखता है। जिन्हें डेयरी से समस्या है, उन्हें इसे जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, आयुर्वेद देसी गाय की दूध को सुपाच्य मानता है और उसे पीने के भी नियम बताता है। जैसे उसे हमेशा उबालकर थोड़ा सौंठ या हल्दी डालकर पीना चाहिए, और घी जब दूध से सही विधि से बनता है तो उसमें लैक्टोज की मात्रा लगभग न के बराबर रह जाती है। अच्छा। इसलिए ज्यादातर लोग उसे पचा लेते हैं। ठीक है, तो हमने भारी भोजन खा लिया, शरीर में चिकनाई भी बना ली, लेकिन इतना सब खाने के बाद पाचन तंत्र पर बोझ तो पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? शायद यहीं पर हमारा अगला सुपरफूड काम आता है। एकदम सही सोचा आपने। यहीं से हमारा तीसरा ग्रुप शुरू होता है, पाचन के सहायक और शोधक। इसमें सबसे प्रमुख है सौंठ यानी सूखा अदरक। स्रोत में इसका संस्कृत नाम है विश्व भेषज। हाँ, विश्व भेषज, जिसका मतलब है विश्व की सबसे अच्छी औषधि। विश्व की सबसे अच्छी औषधि, ये तो बहुत बड़ा दावा है। ऐसा क्या खास है इसमें? सौंठ को आयुर्वेद में श्रेष्ठ आम पाचक कहा गया है। एक मिनट, ये आम क्या है? आम का मतलब है अधपचा भोजन, वो खाना जो शरीर में सड़कर विष या टॉक्सिन बनाता है। अच्छा। ज्यादातर बीमारियों की जड़ यही होता है। सर्दियों में हम भारी भोजन तो करते हैं, लेकिन अगर जठराग्नि थोड़ी भी कमजोर पड़ी तो यह आम बन सकता है। सौंठ इसी आम को पचाकर शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो ये एक तरह का डाइजेस्टिव क्लिंजर? बिल्कुल। स्रोत में इसे खाने का कोई खास तरीका भी बताया गया है? हाँ, एक बहुत ही सरल और कारगर नुस्खा है। थोड़ा सौंठ का चूर्ण, थोड़ा गुड़ और कुछ बूंदें घी की मिलाकर छोटी छोटी गोलियां या लड्डू बना लें। ये तो घर पे आसानी से बन सकता है। हाँ, मेरी दादी तो हमेशा सर्दियों की शुरुआत में ये बनाकर रख देती थी। ये अपच, सर्दी खांसी और फेफड़ों के संक्रमण में बहुत लाभ करता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो सीधे धरती से मिलती हैं। हाँ, स्रोत में कंदमूल का भी जिक्र है। एक कहावत भी बताई गई है कि माघशीर्ष के महीने में मूली 1 लाख रुपए की भी मिले तो खरीद कर खानी चाहिए। हाँ, ये कहावत मूली के असाधारण गुणों को दर्शाती है। ये हमारे चौथे ग्रुप का हिस्सा है, जिसे हम कह सकते हैं धरती की ऊर्जा। सर्दियों में जमीन के नीचे उगने वाले कंदमूल बहुत फायदेमंद होते हैं। जैसे मूली, हल्दी। हाँ, मूली पाचन अग्नि को और तेज करती है। कच्ची हल्दी में मौजूद करक्यूमिन इम्यूनिटी का पावर हाउस है, और अदरक जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। और इसी ग्रुप में शायद गन्ना भी आएगा, लेकिन स्रोत की सलाह थोड़ी अलग है। क्या सलाह है? वो कहते हैं कि गन्ने का रस पीने की बजाय उसे चबाकर खाना चाहिए। ऐसा क्यों? इसका एक बहुत तार्किक कारण है। जब हम गिलास भरकर रस पीते हैं तो वो मात्रा में ज्यादा हो जाता है और शरीर में कफ बढ़ा सकता है, जिससे सर्दी जुकाम का खतरा रहता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम गन्ने को चबाकर खाते हैं तो हमें रस धीरे धीरे और सीमित मात्रा में मिलता है, साथ में फाइबर भी। ये सर्दियों के रूखेपन को दूर कर शरीर में रस की पूर्ति करता है। और अगर गन्ना ना मिले तो गुड़ एक बेहतरीन विकल्प है। अच्छा, तो अब हमारे अंतिम ग्रुप पर आते हैं, जिसे हम सरल लेकिन शक्तिशाली कह सकते हैं। इसमें वो चीजें हैं जो हमारे घरों में होती हैं, पर शायद हम उनके सही इस्तेमाल को भूल गए हैं, जैसे कि खजूर। बिल्कुल, खजूर सर्दियों में बहुत लोग खाते हैं, लेकिन स्रोत में उसे खाने का एक खास तरीका बताया गया है, जिससे उसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। वो क्या है? 1 या 2 खजूर के बीज निकालकर उन्हें थोड़े घी में हल्का गर्म करें, फिर उन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं और ऊपर से दूध पी लें। घी में गर्म करके? जी, हल्का सा।
ये प्रयोग शरीर की कमजोरी, जिसे आयुर्वेद में अशक्ति कहते हैं, उसे दूर करता है। यहाँ फिर वही बात सामने आती है कि क्या खाना है, इससे ज्यादा जरूरी कैसे खाना है ये जानना है। यही आयुर्वेद का सार है। और इसी से जुड़ा हमारा आखिरी सुपरफूड है सत्तू। उत्तर भारत में ये बहुत लोकप्रिय है, लेकिन शायद इसके नियम किसी को नहीं पता। आपने सही पकड़ा। सत्तू प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का खजाना है, एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर। लेकिन स्रोत जोर देता है कि इसके पूरे लाभ तभी मिलते हैं जब आप नियमों का पालन करें। जैसे सत्तू खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा। इसे रात के भोजन में कभी नहीं खाना चाहिए, और इसे बिना घी या तेल जैसी कोई चिकनाई मिलाए नहीं खाना चाहिए। इन छोटे छोटे नियमों को ना जानने की वजह से ही लोग इसके पूरे फायदे नहीं उठा पाते। बिल्कुल। तो ये थे सर्दियों के 10 अमृत तुल्य आहार, जिन्हें हमने कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझा। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि सर्दी का मौसम डरने या बीमार पड़ने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि शरीर को फौलाद बनाने का मौसम है। एक सुनहरा अवसर है जब हम भारी और पौष्टिक भोजन को भी पचाकर अपने शरीर में पूरे साल के लिए शक्ति और स्वास्थ्य का आधार बना सकते हैं। एकदम सही। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे अपने आहार को ऋतुओं के चक्र के साथ जोड़कर हम अधिकतम स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। ये सिर्फ एक डाइट चार्ट नहीं है, नहीं, बल्कि यह शरीर और प्रकृति के बीच तालमेल बिठाने का एक पूरा विज्ञान है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है। हम अपने पारंपरिक आहार में क्या खाना है ये तो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी जानते हैं, पर क्या हम उसके क्यों और कैसे से जुड़े इन जरूरी नियमों को भूलते जा रहे हैं? शायद अच्छे स्वास्थ्य का असली रहस्य इसी भूली हुई जानकारी में छिपा हो, जिसे